हेलो स्टूडेंट्स, यह यूट्यूब चैनल उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो फिजिक्स सीखना चाहते हैं। 11th के स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत हो सकती है, और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आप पिछले एक साल से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो यह आपके लिए एक नई बिगिनिंग हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है। और इसे वैसे भी जिन किन्हीं को फिजिक्स पसंद है या पसंद रहा है, ओके, वो सभी देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। आवर टॉपिक नेम इज वेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, स्टार्टिंग में बता देता हूँ। देखो, आप ये येलो कलर का मेरे पॉइंटर के साथ चलेगा, उसको फॉलो करेंगे, है ना। चलिए, फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल क्वांटिटीज। What do you mean by physical quantities? Quantities which can be measured are called physical quantities. जिसका भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उन सभी क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ओके, डिस्टेंस का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप घर से स्कूल जाते हैं, लेट घर से स्कूल जाने में जो आप रास्ता ट्रेवल करते हैं वो 5 किलोमीटर का है। आप क्या कहेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू इज 5 किलोमीटर। देखिए, आपने मेजरमेंट किया, है ना, एक नंबर आ गया, तो आप कहेंगे मेजरमेंट किया। मास, सपोज द मास ऑफ अ बैग इज 60 केजी। देखो, आपने मेजरमेंट किया, 60 केजी को मेजरमेंट कर सकते हैं आप। ओके, तो एक नंबर आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि भाई नंबर आ गया तो कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी आने वाली है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका हम लोग क्लासिफिकेशन करते तो दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक को कह देंगे वेक्टर और दूसरे को कह देंगे स्केलर। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज को आप वेक्टर एंड स्केलर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक टेंसर टर्म भी सुनाई देगा, बट हम लोग अपने सिलेबस से स्टिक करते हैं। तो वेक्टर, अच्छा, 11th पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं कोई क्वांटिटी टेंसर हुई तो मैं उसे वहीं पे डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, नाउ वेक्टर, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction both. Okay, the vector has magnitude and direction both and it must follow vector algebra. और ये वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? वेक्टर को ऐड करने वाला करने का तरीका, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर को ऐड करने के नए रूल होते हैं, अलग रूल होते हैं। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के अलग रूल होते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के अलग रूल होते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग ने जनरल अलजेब्रा पढ़ा है, 2 + 3 5 होता है। यहाँ पे मैं बोलूंगा 2 + 3 वेक्टर के केस में 1 and 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और 1 and 5 भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे। सो वेक्टर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप वेक्टर कब कहते हो? जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करे, तभी आप एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हो। ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, देखते हैं आप कैसे लॉजिक को अप्लाई करते हो। सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, current has magnitude and direction both, but still it is not a vector quantity. Why? Current has magnitude and direction both, still it is not a vector quantity. Why? What should be your answer? तुरंत अच्छे बच्चे फटाफट सोच सकते हैं कि अभी तो सर बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इफ मैं वेक्टर कहूं तो उसमें मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और उसे वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करना चाहिए, राइट? और मैंने करंट के बारे में क्या बोला? करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वे वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? आसानी से आंसर दे सकते हैं आप कि करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का है ना, करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा।
अब ये करंट वेक्टर अलजेब्रा कैसे फॉलो नहीं करता वो समझते हैं। ओके, तो वही लिख दिया, करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। वेक्टर अलजेब्रा में भी देखेंगे ऐड करने को वो फॉलो नहीं करता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये करंट वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक 10 एम्पियर, देखो एक वायर है जिसमें 10 एम्पियर इधर से आ रही है, दूसरा वायर है जिसमें 5 एम्पियर इधर से आ रही है। ओके, और इन दोनों वायर में या आप कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन में एंगल है थीटा। ओके, आप देखिए ये तीसरा वायर है, इसमें करंट बाहर की तरफ कितनी जाएगी, 10 इधर से आ रही है, 5 इधर से आ रही है, 15 इधर से जाएगी, है ना, जिसको हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहेंगे। आप जाएंगे 12th में तो आप सीखेंगे किरचॉफ लॉ क्या होता है, और ये बेसिक है, आप ये कर ही सकते हैं। इधर से 10 एम्पियर आ रही है, इधर से 5 एम्पियर आ रही है, तो इधर 15 एम्पियर ही जाती है, ये फैक्ट है। अब कैसे कहोगे कि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है? जब भी हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे देखेंगे कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो उसके बीच में जो एंगल होता है उस पे रिजल्टेंट डिपेंड करता है, मींस फाइनल दोनों को ऐड करने के बाद जो आता है वो इन दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। बट यहाँ करंट के केस में देखेंगे ये थीटा कुछ भी हो जाए ये आंसर 15 ही आएगा। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्टली अभी तक की बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वेक्टर नहीं है, और जो वेक्टर नहीं होगा उसी को हम लोग स्केलर कह देंगे इस चैप्टर में। ओके, तो स्केलर किसको कहेंगे उनमें, अच्छा स्केलर भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, है ना, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, है ना, हो सकता है उसके पास डायरेक्शन नहीं हो, कुछ ऐसे भी स्केलर हो सकते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो बट वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो ना करे। ओके, अंडरस्टूड, हाँ, तो जो भी वेक्टर नहीं होगा उसे हम लोग मोटा मोटा स्केलर कह देंगे। ठीक है, यूजुअली जो स्केलर होते हैं उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, करंट एक तरह का एक्सेप्शन ले सकते हैं आप। ठीक है, यूजुअली जो स्केलर होते हैं उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, चलिए आ जाते हैं आगे। ठीक है, लिख दिया नोट एनी वेक्टर, वहां तक क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। एनी वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर का डिस्क्रिप्शन करना हो, आपको डिस्क्राइब करना हो, पहले से पता वो वेक्टर है और उसका डिस्क्रिप्शन करना हो तो आप उसकी मैग्नीट्यूड बता दीजिए और उसकी डायरेक्शन बता दीजिए, बस उसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। ओके, जैसे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी बताई तो मैंने क्या बता दी, उसकी मैग्नीट्यूड बता दी 10 मीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन बता दी इन ईस्ट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। ओके, तो किसी भी वेक्टर के डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना होता है और डायरेक्शन भी बतानी होती है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर अभी तो आपने बोला वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और उसे वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए, और अभी आप बता रहे हो वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बात सही है भाई। वेक्टर है या नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं, उसके लिए 3 पॉइंट चाहिए, और एक बार ये समझ में आ गया ये वेक्टर है और उसको डिस्क्राइब करना हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो सिर्फ आप उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताइए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप वीडियो लेक्चर्स देखना स्टार्ट करते हैं तो इसे मूवी की तरह प्लीज मत देखिए, आराम से एक छोटा सा पॉइंट खत्म हुआ समझते जाएंगे आराम से, और छोटे से पॉइंट खत्म होने के बाद उसे लिख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आराम से सीखने की जरूरत होती है, और एक बार सीख गए तो ये हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा, इसलिए वीडियो को रोक के नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, और नोट्स को एक बार देखिए कि भाई क्या लिखा, समझा या नहीं समझा। ओके, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो यहाँ लिखी नहीं होगी, जो मैं बोल रहा हूँ उसे साइड नोट्स में लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर। अब पूरे फिजिक्स 11 से 12 तक एंड तक जाएंगे, हर एक चैप्टर में कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगी। जैसे ही कोई फिजिकल क्वांटिटी आई तो पहला क्वेश्चन आप पूछिए ये वेक्टर है या स्केलर है, या कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी जैसे आएगी तो मैं बताऊंगा
कि वो वेक्टर है या स्केलर है। पहला सेंटेंस, वो वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है, ऐसा ना करें कि आप वेक्टर की पूरी लिस्ट बना के याद कर जाएं। ठीक है, बस बेसिक बेसिक जो स्टार्टिंग में एक छोटा 2-4 एग्जाम्पल याद रख लीजिए बस। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा वैसे वैसे आपको वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर्स हैं वो अपने आप पता चल जाएगा, है ना। तो वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। काइनेमेटिक्स चैप्टर में ये 3 वेक्टर आपको दिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन आएगा, उसमें आपको फोर्स दिखेगा, लीनियर मोमेंटम दिखेगी, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में लीनियर इम्पल्स दिखेगा, रोटेशन में टॉर्क दिखेगा, एक्सेट्रा। इन सब के डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बतानी पड़ेगी, और क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ये सब वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, और ये सारे के सारे वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं स्केलर्स के बारे में। स्केलर क्या होती है, स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और अब ऐसे बोल दो कि जो वेक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा आपने रफली बोला तो कुछ मजा नहीं आता, तो हम लोग कह देते हैं स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यूजुअली। लेकिन ज्यादातर ऐसे ही स्केलर हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती ही नहीं है। ज्यादातर ऐसे स्केलर होते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती ही नहीं है। करंट एक एक्सेप्शनल टाइप का वेक्टर है, सॉरी, करंट एक एक्सेप्शनल टाइप का स्केलर है जिसके पास डायरेक्शन भी है। इसलिए आप जब बुक्स में पढ़ेंगे तो ज्यादातर जगहों पे लिख दिया है कि स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। और आप ऐसा बोलते हैं तो ज्यादातर आप सही ही हैं, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्यूरेटली पढ़ने की ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यूजुअली। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ फ्यू स्केलर्स। फिर ऐसे नहीं कि स्केलर का लिस्ट बना के याद कर लिया, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मास, टाइम, है ना, मास 60 केजी, उसके बाद डायरेक्शन होता है क्या, 60 केजी किधर, नहीं होता। वैसे डिस्टेंस, डायरेक्शन नहीं होता। देखो डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। जब आप वेलोसिटी का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। और जब मैं स्पीड बोलूंगा तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बतानी होगी। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये स्पीड वेलोसिटी तो एक ही जैसी है। तो जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में बहुत बहुत डिफरेंस है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। कुछ बच्चों को ऐसे भी लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ही डिटेल में काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, चलिए, तो डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है। एक चैप्टर आएगा वर्क, एनर्जी, पावर, ये चैप्टर का नाम रहेगा आपका। ये तीनों के तीनों स्केलर है। मास, टाइम मैंने बता ही दिया। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे स्केलर्स लिए हैं, ये सारे ऐसे स्केलर्स हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इनके पास तो डायरेक्शन है ही नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब वेक्टर के बारे में ज्यादा जानेंगे। ठीक है, क्योंकि वेक्टर की अलजेब्रा थोड़ी अलग है जो कि हम लोगों ने स्कूल की अलजेब्रा पढ़ी है। ओके, चलिए पहले बहुत ही ट्रिवियल सी बातें करते हैं। सिंबल ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, सिंबल का यूज क्या है, कुछ नहीं, ज्यादा लिखना ना पड़े तो हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा लिखना ना पड़े इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल यूज कर लेते हैं। जैसे मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सिंबल लिखना है, क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 4 मीटर नॉर्थ, तो मुझे इतना लिखना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 4 मीटर नॉर्थ। क्यों ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जगह एक सिंबल यूज कर ले। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा वेक्टर होगा उसके लिए एक अल्फाबेट लिख देंगे, अपनी पसंद का, अपनी पसंद का एक अल्फाबेट लिख देंगे। बट जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे कुछ फेमस सिंबल्स होते हैं जिसे याद नहीं करना है, वो तो कहने का एक लहजा होता है, कहने की तरीका होता है। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं हमेशा एस लिखूंगा, ऐसा नहीं कि एस नहीं लिखेंगे ए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट मैं एस लिखूंगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, एक अल्फाबेट अपनी मर्जी से चुन लेंगे और उसके ऊपर में एक एरो लगा देंगे।
ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, कभी भी ऐसे एस के ऊपर एरो दिख जाए तो आप सोच लें ये वेक्टर है ना, ये क्या है, वेक्टर है। ओके, वैसे एक और समझ लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। तो अपनी मर्जी से एक सिंबल ले लिया v, उसके ऊपर एरो लगा दिया, हम लोग समझ गए कि ये वेलोसिटी वेक्टर का सिंबल है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी वेक्टर जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, तो मैग्नीट्यूड के लिए भी हम लोग ने सिंबल ले लिया है। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, s उसके ऊपर एरो लगा दिया और उसके दोनों तरफ मॉड का साइन लगा दिया, है ना, दो वर्टिकल लाइन लगा दी, और मैंने ये कह दिया ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखो ना, कहीं भी लिखना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 4 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 4 मीटर, डायरेक्ट लिखो ना, ये मॉड साइन लगा दिया, एस के ऊपर एरो दिया, मॉड लगा, इज इक्वल टू 4 मीटर, सब समझ जाएगा, दुनिया का सब समझ जाएगा आप कहना चाहते हो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 4 मीटर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इसमें भी आलस लगता है, वो क्या करते हैं, सिर्फ एस लिख देते हैं, तो मन में ही सब लोग, पूरी दुनिया समझ जाती है कि आप कहना चाहते हो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो, वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो आप क्या करेंगे, v के ऊपर एरो लगा दिए, दोनों तरफ मॉड का साइन लगा दिए। अच्छा, यहाँ पे मॉड करना नहीं है ना, ये एक सिंबल है, ये कोई मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो v के ऊपर एरो लगाया, दोनों तरफ मॉड लगा दिया, ये दिख जाए तो आप समझ जाना किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है। ठीक है, और आप जस्ट v लिख दीजिए। ओके, तो ये सब सिंबल का यूज हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा नहीं लिखना पड़े, हम लोग आलसी हैं बाय नेचर, इसलिए हम लोग सिंबल का यूज करेंगे। ओके, आलसी नहीं, बड़े बड़े मैथमेटिकल इक्वेशंस आप लिखने चाहेंगे और पूरी लैंग्वेज में लिखना शुरू करेंगे तो फिर तो हो गया आप लिखना। ठीक है, इसलिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब हम लोग ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। एक मिनट, सॉरी, किसी भी वेक्टर को हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। ठीक है, इस एरो का एक लेंथ होगा, है ना, वो जो लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मान लो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है तो छोटा एरो बनाएंगे, किसी का ज्यादा है तो उससे बड़ा एरो बना देंगे, राइट। तो लेंथ ऑफ एरो विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एरो का हेड, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, देखिए ये हेड दिख रहा है आपको, एरो का हेड बताएगा क्या डायरेक्शन है वेक्टर का। ओके, सो फिर से रिपीट कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एरो से हम लोग बना देंगे वेक्टर को, और लेंथ का एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और एरो का हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। ठीक है, अब समझते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकल बातें चल रही हैं। जैसे मुझे 2 न्यूटन ईस्ट दिखाना है, मैंने क्या कर दिया, राइट में लिख दिया ये ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो मैंने राइट में एक एरो बना दिया और इसे लिख दिया 2 न्यूटन ईस्ट। ओके, अच्छा, इस एरो की लेंथ कितनी ले, आप अपनी मर्जी से ले लो, जो मर्जी लगे, आपको लगता है 2 सेंटीमीटर लिख दें 2 न्यूटन के लिए, अच्छा ऐसे मन में बोल दें 1 न्यूटन के लिए मैं 1 सेंटीमीटर का एरो बनाऊंगा, तो 2 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर का एरो बना दीजिएगा, 4 न्यूटन के लिए 4 सेंटीमीटर का एरो बना दीजिए, ऐसा है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी मन में डिसाइड कर लीजिए, वैसे बना लें। सो 2 न्यूटन ईस्ट है तो मैंने इतना बड़ा एरो बना दिया, लेट ये 2 सेंटीमीटर का है, और मैंने ईस्ट में इसकी डायरेक्शन बना दी एरो हेड। ठीक है, अच्छा, ये एरो का जो ये वाला लेफ्ट एंड है इसको हम लोग कहेंगे टेल ऑफ एरो, इसे कहेंगे हेड ऑफ एरो। ओके, एंड द लेंथ विल बी दिस। ओके, चला, अच्छा मान लो मुझे 4 न्यूटन ईस्ट दिखाना है, तो मैं क्या किया, ये जो लेंथ था उसका डबल लेंथ बना लिया, और ईस्ट में है तो राइट में ही एरो दिखाया, देखो डबल लेंथ, ऑलमोस्ट मैंने रफली बनाऊंगा, मैं ऐसे नहीं स्केल लेके बैठ जाऊंगा, ठीक है, मैं रफली बनाऊंगा। ओके, मैं जानबूझ के ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ जो कि हैंड रिटन डायग्राम है ना, जो कि आपको भी ऐसे ही बनाना चाहिए। ओके, और लगेगा कि आप भी वैसे ही कर रहे हो। अच्छा, मान लो 2 न्यूटन वेस्ट दिखाना है, तो मैं इसकी जितनी लेंथ है उतना ही लेंथ का एरो बना दूंगा, बट ये वेस्ट में है तो मैं लेफ्ट में एरो हेड दे दिया। ओके,
आई होप समझ में आया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A vector is shifted collinearly or parallelly or both. It does not change. अच्छा, इसके पहले एक डेफिनेशन रख लेते हैं। Equal vectors. Two vectors can only be equal when their magnitude and direction both are same. आप दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहोगे? जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तभी आप दोनों वेक्टर को इक्वल बोलोगे। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी आप दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलोगे। ठीक है, चलिए अब ऊपर चलते हैं। अब मैंने यहां पे बोला इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड कोलिनियरली और पैरेलली और बोथ इट डज नॉट चेंज। मतलब एक वेक्टर के एरो को मैंने ले लिया, जैसे 2 न्यूटन का एरो ले लिया मैंने, यहाँ पे देखो 2 न्यूटन का एरो ले लिया, इसे मैं कोलिनियरली खिसका खिसका के, इसी एरो को खिसका खिसका के राइट में ले आता हूं इसी लाइन पे। क्या मैंने एरो का लेंथ चेंज किया? नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं इस एरो का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस एरो का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। मतलब ये 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन होगा। तो मैंने खिसकाया कोलिनियरली, इससे इसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हुई नहीं। अच्छा, क्या मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की? नहीं। अभी भी देखो ये ईस्ट डायरेक्शन में ही एरो हेड है और ये भी ईस्ट डायरेक्शन में ही एरो हेड है, बिकॉज ये और ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। हम लोग कहेंगे ये दोनों वेक्टर तो इक्वल वेक्टर है या सेम ही वेक्टर है, राइट? तो किसी भी एरो को आप कोलिनियरली या पैरेलली आप उसको मूव करेंगे तो उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और वो सेम ही रह जाता है या इक्वल ही रह जाता है। एक और एग्जांपल देखो, मैंने 2 न्यूटन ऐसे लिया, मैंने इसे पैरेलली नीचे ले गया, है ना? मैं पैरेलल उस एरो को उठा के नीचे लेके आ रहा हूँ, है ना? ठीक है, जैसे मान लो एक पेन लिया, मान लो ये 2 न्यूटन ईस्ट, ऐसा मैंने इसे पैरेलली नीचे कर दिया। क्या मैंने इस पेन की लेंथ चेंज की? नहीं। तो क्या इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी? नहीं। ओके, अच्छा, क्या इसका हेड चेंज हुआ? हेड की डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं, अभी भी ये ईस्ट में। आप कहेंगे ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर तो इक्वल वेक्टर हुआ, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली मूव कीजिए, नीचे ऊपर, है ना, कहीं भी पैरेलली, तो ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो इक्वल ही वेक्टर रह जाएगा या दोनों वेक्टर सेम ही रह जाएगा। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि कोलिनियरली आगे बढ़ा दिया और फिर पैरेलली चेंज कर दिया, तो भी देखो आप कोलिनियरली आगे बढ़ा के फिर पैरेलली नीचे लाया, तो क्या एरो का लेंथ चेंज किया? वो तो चेंज किया ही नहीं, मैंने तो उससे शिफ्ट कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हुई नहीं। क्या डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं, ये अभी भी ईस्ट में ही है ना, एरो हेड अभी भी ईस्ट में है। तो आप किसी भी वेक्टर के एरो को जब आप ज्योमेट्रिकली कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, उस एरो को आप कोलिनियरली शिफ्ट कीजिए या पैरेलली शिफ्ट कीजिए या कोलिनियरली एंड पैरेलली दोनों शिफ्ट कीजिए, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। ओके, वो वेक्टर पहले वाला वेक्टर और बाद वाला वेक्टर इक्वल ही रह जाएगा, है ना? आई होप ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, दूसरी बात है, इफ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल एक्सेप्ट 2 पाई 4 पाई एंड 6 पाई एक्सेट्रा। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, 4 पाई मीन्स 360 into 2 720 डिग्री एंड लाइक दिस, है ना? 360 360 360 और 360 ऐसे ऐड करते चले गए, है ना? तो मैंने ये लिखा, बट इफ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल एक्सेप्ट दिस एंगल वेक्टर विल चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, पहले ये 2 पाई करने से क्या होगा? देखो, मान लो वेक्टर ऐसा है, इसको आप 360 डिग्री से घुमाओ। ओके, तो घुमाया, ये अभी 90 घुमा, फिर 180 घुमा, फिर ये 270 घुमा, अब 360 घुमा। अब बताओ 360 से मैंने इसे घुमाया, क्या इसकी लेंथ चेंज हुई? बिल्कुल नहीं, घुमा रहे हैं तो लेंथ तो चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रह गया। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं, ये अभी भी ईस्ट में है। तो किसी भी वेक्टर के एरो को आप 360 डिग्री से घुमा दो, 720 डिग्री से घुमा दो, है ना, या 360, पहले एक 360 फिर 360 फिर 360, ऐसा उसी को रेडियन में बोलेंगे तो कहेंगे 2 पाई रेडियन 4 पाई रेडियन 6 पाई रेडियन।
अगर आप वेक्टर को 2 पाई रेडियंस, 4 पाई रेडियंस, 6 पाई रेडियन एक्सेट्रा से घुमाते हो तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ओके। बट आप इन एंगल के अलावा किसी दूसरे एंगल से घुमा दो तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। मीन्स पहले का वेक्टर और घुमा हुआ वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रह जाएगा बट डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, तो हम लोग उनको आपस में इक्वल वेक्टर्स नहीं कहेंगे। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, देखो ये मैंने डायग्राम बना लिया। ये 2 न्यूटन ईस्ट में था, मैंने क्या किया, इसको 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। इस एरो को 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया तो ये ऐसा हो गया। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं, घुमाने एरो को घुमाने से उसका लेंथ जो चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहा। क्या डायरेक्शन सेम रही? बिल्कुल नहीं। अभी ये एरो किधर जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। ये किधर जा रहा है? नॉर्थ ऊपर मैंने मान लिया है, राइट में ईस्ट मान लिया है, तो ये बीच में है, हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में। क्या इस वेक्टर और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है? नहीं। तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हुआ? नहीं। मीन्स आप किसी ऐसे ही एंगल से घुमा दो जो 360, 720 एक्सेट्रा नहीं है, तो वो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं रहेगा, वो दोनों वेक्टर सेम नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, ऐसे इस 2 न्यूटन ईस्ट को मैंने 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया तो ये ऐसा हो गया। दोनों की लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसकी डायरेक्शन कैसी है? ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन कैसी है? नॉर्थ है। तो 90 डिग्री घुमाने से क्या डायरेक्शन सेम रहा? नहीं। तो क्या वेक्टर सेम रहेगा? कहेंगे नहीं भाई, वेक्टर इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर हो। ओके, चलिए आगे बढ़े। ना नेक्स्ट टर्म, ये तो मैंने समझा दिया आपको, आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, बड़ा प्यार से पढ़ना है आपको, फिजिक्स में ना बड़े प्यार से पढ़ने का सब्जेक्ट है। अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे तो लिंक बनता चला जाएगा, फिर चीजें आसान होती रहेंगी। और आपने प्यार से नहीं पढ़ा, हंसते मुस्कुराते हुए नहीं पढ़ा तो टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो आराम से पढ़िए। चलो आगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, फिजिक्स में ना सब चीज वेल डिफाइंड है, रैंडमली कुछ नहीं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोला तो अपनी मर्जी से किसी को एंगल नहीं बोलने का, ये डिफाइंड करना होगा मुझे, और फिर उस डेफिनेशन को आप फॉलो करेंगे और फिर बोलेंगे। मैं कोई क्वेश्चन दे दूं कि बताओ इन दोनों वेक्टर में कितनी एंगल है, तो उस डेफिनेशन को फॉलो करके आप आंसर बोलेंगे। साइंटिफिक वर्ल्ड जो होता है वेल डिफाइंड होता है, तभी लैंग्वेज सेम रहेगी। ओके, चलिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जैसे मैं ऐसे एग्जांपल दिया, मैंने एक वेक्टर देखो ऐसे बना दिया ए, और ऐसे वेक्टर बी बना दिया, और इन दोनों के बीच में एंगल बता दिया 120 डिग्री। मैं पूछा व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? मन में कुछ भी आ रहा हो बोलना नहीं है, कुछ भी आ रहा हो मन में नहीं बोलना है। पहले कहो कि सर पहले डिफाइन करो, बताओ कि एंगल बिटवीन दो वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो प्रोसेस बताओ, फिर मैं बताऊंगा आंसर। तब तक मैं चुप हूं, मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं नहीं बोलूंगा, मेरे मन में 120 डिग्री आ रहा है नहीं बोलूंगा, पहले आप प्रोसेस बताओ, ठीक है। चलो ओके, चलो भाई अब प्रोसेस सीखते हैं। तो जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो तो हम लोग दो स्टेप फॉलो करेंगे, ओके। पहला स्टेप, अच्छा ये हर एक छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, तो कोई भी छोटी सी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, ओके। चलिए, पहला स्टेप, तो हम लोगों को जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ज्वाइन टेल ऑफ वन वेक्टर विद टेल ऑफ अनदर वेक्टर। मतलब जिन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, दोनों के टेल को मिला लो। अच्छा, हो सकता है ना डायग्राम में, जैसे इस डायग्राम में देखिए, क्या ये टेल मिले हुए इन दोनों के? नहीं है, तो मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए क्या करना होगा, इस एरो को शिफ्ट करना होगा। क्या आप एरो को शिफ्ट करना जानते हैं? हम कहेंगे हाँ जानते हैं, अभी जस्ट सीखा है। चलो, इसमें इसी डायग्राम में मैं ए और बी का टेल मिलाने का ट्राई करता हूँ, तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। शिफ्टिंग का रूल याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि ए को शिफ्ट करने के चक्कर में ए ही नहीं रहा, ठीक है, ये नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे बी और ए का टेल मिलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए को कोलिनियरली आगे खिसका लिया, कोलिनियरली शिफ्ट कर लिया, आगे खिसका लिया। तो मैंने देखो ये दूसरा डायग्राम बना दिया, आगे खिसका दिया तो देखो ए और बी का टेल एक जगह मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा।
पहला काम मैंने कर लिया कि मैंने दोनों को के टेल को एक जगह मिला लिया। अभी भी मन में कुछ आ रहा वो बोलने का नहीं, जब तक मैं दूसरा स्टेप ना बोल दूं। तो पहला स्टेप क्या था, दोनों के टेल को मिलाइए। अगर पहले से टेल मिला हुआ है तो पहला स्टेप तो हो गया। इफ नहीं मिला हुआ है तो कोलिनियरली या पैरेलली किसी भी वेक्टर को शिफ्ट करके दोनों का टेल मिला लीजिए। ठीक है। अच्छा, टेल ही नहीं मिलाना है, आप चाहें, एक मिनट, आप चाहें तो दोनों के हेड को भी मिला सकते हैं। एक के हेड को दूसरे के हेड से मिला लीजिए। ज्वाइन हेड ऑफ वन वेक्टर विद हेड ऑफ अनदर वेक्टर। पहला क्या बोला, या तो दोनों के टेल को एक जगह मिला लीजिए या दोनों के हेड को एक जगह मिला लीजिए। अगर वेक्टर शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट कर लीजिए, शिफ्टिंग का रूल पता है हमें। बट ऐसा नहीं करना है एक के हेड को दूसरे के टेल से मिला लिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। दोनों के टेल को मिलाओ एक जगह या दोनों को हेड को एक जगह मिलाओ। चलो उसी डायग्राम में मैं ट्राई करता हूं कि दोनों को हेड को मिला के देखता हूं। ओके, चलिए भाई आ जाते हैं यहाँ। अब देखो वेक्टर ए ऐसा है, ठीक है, एंड वेक्टर बी ऐसा है। अब दोनों के हेड को मिलाना है तो मुझे इंस्टेंटली ऐसा लग रहा है कि मैं बी को पीछे कोलिनियरली खिसका लूं या शिफ्ट कर लूं। बी वेक्टर इस एरो को इसी लाइन के अलाउंग पीछे कोलिनियरली पीछे शिफ्ट कर लूं तो मुझे लग रहा है बी और ए का हेड एक जगह मिल जाएगा। चलो कर लिया मैंने। देखो मैंने किया, ए ऐसा है, बी को शिफ्ट कर लिया तो मैंने बी को ऐसे डॉट में दिखा दिया। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैंने कोलिनियरली शिफ्ट किया एरो को तो ये भी बी है और वो भी बी ही रहेगा, दोनों इक्वल ही रह जाएगा। ठीक है, दोनों के हेड को मैंने मिला लिया। ओके, स्टेप वन कंप्लीट हुआ। चलिए, दोनों को टेल को मिला लिया या दोनों को हेड को मिला लिया। अब स्टेप टू क्या कहता है, स्टेप टू कहता है नाउ देयर विल बी टू एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। अब जब आप दोनों के टेल को मिलाएंगे या दोनों के हेड को मिलाएंगे तो उन दो एरो के बीच में आपको दो एंगल दिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दोनों के टेल को मिलाया, यहाँ पे एक वेक्टर ये है, ओके, ये और ये दोनों के टेल को मिलाए इस पार्ट पे। अब देखो एक बी और ए के बीच में ये ई एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल। अच्छा, मुझे ये 60 कहाँ से दिखी, ज्योमेट्री से दिखी। देखो ये 120 है तो ये क्या होगा, 60 डिग्री होगी ना, ये वाला एंगल है ना। ये पूरा लाइन एक साथ है और बीच में ऐसे ड्रॉ किया ए बी, ये 120 है तो ये क्या होगा, 60 होगा, राइट। ये 60, वही मैंने 60 बना लिया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ 60 आंसर है, अभी तो आंसर में पहुंचने के लिए पूरा पढ़ाई नहीं है। देखो दोनों के टेल को मिलाया तो आपको देखो बी और ए के बीच में इधर से एक एंगल दिखेगा और एक पीछे से एंगल दिखेगा। मींस कितने एंगल दिख रहे हैं आपको, दो एंगल दिख रहे हैं। एक 60 दिख रही है मुझे ज्योमेट्री से तो दूसरा क्या हो जाएगा 300। ये पूरा चक्कर लगाते हो तो कितनी एंगल होती है 360, तो ये 60 है तो ये कितनी हो जाएगी 300। मींस जब दोनों के टेल को मिलाओगे उन दोनों वेक्टर या दोनों एरो के बीच में आपको दो एंगल दिख जाएगा। अच्छा, दोनों के हेड को भी मिला के देखते हैं। जैसे ये देखो ये एरो है, ये एरो है, दोनों के हेड को इस पॉइंट पे मिलाया तो देखो अभी दो एंगल। अब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना इस ए पे और ये डॉटेड वाले बी पे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखो एक ये दिख रहा है एक एंगल ऐसे इधर से, और दूसरा दिखेगा ए से इधर से घूमते हुए बी में आ जाओ। अच्छा देखो यहाँ पे ये 120 है तो ये एंगल 60 डिग्री होगी, ज्योमेट्री इतनी तो आती है अपने को, है ना। ये 120 है तो ये 60 है, ये 60 है तो दूसरा ये वाला जो घूम के आएंगे वो कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। ओके, अब ये दूसरा स्टेप का पहला सेंटेंस तो हो गया हमारा। वो क्या था, नाउ देयर विल बी टू एंगल्स बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में दो एंगल दिखेगा। स्मॉलर अमॉन्ग देम विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर, उन दोनों में जो सबसे छोटा दिखे उसे ही हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन सा दो दिखा था, एक 60 दिखा था, एक 300 दिखा था, है ना। एक क्या दिखा था 60 और एक 300, इन दोनों में छोटा कौन सा है 60 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, 60 डिग्री। ओके, चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ पे भी ए और बी के हेड को मिलाया था तो एक एंगल 60 दिखा था एरो के बीच में और दूसरा एंगल 300 दिखा था। मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, मैं कहूंगा 60, इन दोनों में जो छोटा है वही। ठीक है, जो छोटा है उसी को आंसर बोलेंगे। चलिए समझ में आया। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे मान लो सर एक वेक्टर ऐसे लेफ्ट में है,
दूसरा वेक्टर ऐसे। अब इन दोनों को टेल को मिला लिया मैंने, है ना, दोनों के टेल को मिला लिया। okay? तो इनके बीच में तो मुझे 180 दिख रहा है, इधर से भी और इधर से भी 180 दिख रहा है, बिल्कुल। तो उस केस में 180 बोल दो आंसर। ठीक है, उसमें तो टेंशन नहीं है, दोनों तरफ इक्वल दिखा तो 180 दिखेगा, तो 180 लिख दीजिए आंसर। ओके, चलिए ये समझ में आ गया हमें। अच्छा, इसका मतलब मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग 180 से ज्यादा नहीं लिखेंगे। अच्छा, मान लो कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, उन नादान लोगों को आप माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हमने जान लिया। अब अगला नोट, अगला मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। आप किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को नेगेटिव में नहीं लिख सकते। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होता। ओके, चलिए, नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मींस वेक्टर में कहीं आपको नेगेटिव साइन दिख गया तो वो माइनस साइन आपको सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ओके, उस माइनस साइन का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं दो फोर्स बोल रहा हूं, देयर इज अ वन फोर्स इज +4 न्यूटन, अनदर फोर्स इज -4 न्यूटन। ये प्लस माइनस साइन है ना, कुछ डायरेक्शन का लोचा है यहाँ पे। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो 4 न्यूटन ही है। ओके, इन दोनों का पूछा जाए -4 न्यूटन एंड +4 न्यूटन, इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, कहेंगे 4 न्यूटन 4 न्यूटन है। दोनों की मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन ही है। ये बात समझ में आई? ओके, अब वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे डायरेक्शन बताना होता है, और डायरेक्शन के लिए मैं किसी एक डायरेक्शन को प्लस बोल दूंगा तो उसका उल्टा जस्ट अपोजिट वाला डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया तो वेस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ईस्ट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोल दिया। अच्छा, बोल दिया कि अपनी मर्जी है ना, मैंने बोला है ना, मेरी मर्जी है, मैंने ईस्ट को पॉजिटिव बोल दिया, ऐसा कोई रूल नहीं होता इसको पॉजिटिव बोलना उसको नेगेटिव बोलना, अपनी मर्जी। ठीक है, तो मान लो मैंने इसलिए लिखा लेट वी टेक ईस्ट डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो वेस्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, कहीं लिखा रहा, ये लिख दिया मैंने लेट वी टेक ईस्ट डायरेक्शन एज पॉजिटिव, मुझे दिखा +4 न्यूटन, मैं कहूंगा देयर इज अ फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अच्छा मान लो फिर लिखा रहा -4 न्यूटन, मैं कहूंगा देयर इज अ फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज इन वेस्ट डायरेक्शन। अंडरस्टूड? दोनों की मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन ही है। पूछा जाएगा +4 न्यूटन एंड -4 न्यूटन में कौन बड़ा है। ठीक है, पूछा जाएगा +4 न्यूटन एंड -4 न्यूटन में कौन बड़ा है। आप कहेंगे बड़ा है मतलब मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने कर रहे हो सर, है ना, बड़ा है मतलब मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं। सर +4 न्यूटन एंड -4 न्यूटन की मैग्नीट्यूड सेम होती है, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या +4 न्यूटन -4 न्यूटन इक्वल वेक्टर है? नहीं, इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये 4 न्यूटन ईस्ट 4 न्यूटन वेस्ट, क्या डायरेक्शन इक्वल है? नहीं, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है, बट दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो है 4 न्यूटन। आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है, और आई होप आप इन सारी छोटी बातों को अपने पास रखेंगे, ताकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये हर एक छोटी बातों का काम आएगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ, हर एक छोटी बात का काम आएगा, और एक भी छोटी सी बात को आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाता है। ओके, चलिए भाई, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये एक्चुअली इंट्रोडक्टरी वीडियो था, थोड़ी हल्की फुल्की बातें हम लोगों ने वेक्टर के बारे में जानी। इफ आप इस वीडियो को देखा है और आगे भी देखेंगे तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में आपको बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस कर दीजिए। इससे फायदा क्या होता है, जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप फटाफट देख लोगे, है ना। तो सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है। लाइक कीजिए, आपको पसंद आए तो, जैसे जिसकी श्रद्धा, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल मत कीजिए, है ना। शेयर कीजिए, हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये चीजें दूसरों को भी, दूसरे तक भी पहुंचनी चाहिए तो शेयर कीजिए।
नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, ओके, और सोसाइटी एज अ सोसाइटी हम लोग ग्रो करते हैं, ओके। तो नॉलेज सबके पास पहुंचना चाहिए, इसलिए शेयर करना चाहिए, इसमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ओके। और सेल्फिश होने के लिए पहले सेल्फ को समझना जरूरी है, वो कभी और डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।